गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं स्नेलता शर्मा आज आपको 12th केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ जिसके साथ आपकी 12th बोर्ड की प्रिपरेशन, साथ में कॉम्पिटिटिव और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज इस कड़ी में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि 12th केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5th है, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अपना टॉपिक है आज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक अपने केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए पहले अपने को ये जानना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, किस टाइप के ये कंपाउंड है, तो उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एडिशन कंपाउंड, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक टाइप का एडिशन कंपाउंड ही है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है कि 2 और मोर सिंपलेस्ट और स्टेबल मॉलिक्यूल्स के या स्टेबल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जिसके बाद में न्यू स्टाइकियोमेट्रिक सब्सटेंसेस न्यू स्टाइकियोमेट्रिक सब्सटेंसेस बनते हैं। इनके जो क्रिस्टल होते हैं उनका हम क्या करवाते हैं, इवेपोराइजेशन करवाते हैं। तो अपने एडिशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में अगर मैं 24 मोल ऑफ H2O लूं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, अपना पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O, जिसको हम पोटास एलम बोलते हैं, और जिसका जो कॉमन नेम अपन जनरली यूज करते हैं फिटकरी, वो भी एक एडिशन कंपाउंड है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट लूं इसमें, तो दूसरा आता है अपना KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। इनके कॉम्बिनेशन से बनता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसका नाम है कार्नेलाइट। ऐसे ही KCl प्लस, नहीं ये वाला KCl वाला नहीं, अपन लेते हैं मोर सॉल्ट का लेंगे अपन, FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। KCl डॉट बन गया यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये आपका है मोर सॉल्ट। इसी प्रकार से अगर मैं 4 मोल ऑफ KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लेती हूं,
तो यहाँ पे बनेगा आपका K4FeCN होल 6, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में जानेंगे। इस तरीके से ये हम क्या कर सकते हैं कि जो सिंपल और स्टेबल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने टाइप्स बताए वो आपके एडिशन कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, एडिशन कंपाउंड्स को मैं 2 टाइप्स में, जो एडिशन कंपाउंड है वो 2 टाइप के होते हैं। और उन 2 टाइप में आपका एक तो आता है डबल सॉल्ट, और एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए आप, डबल सॉल्ट क्या है। डबल सॉल्ट को हम लेटिस कंपाउंड भी बोल सकते हैं। इनमें क्रिस्टल वाटर पाया जाता है। ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। सॉलिड स्टेट में कैसे होंगे? ये स्टेबल होंगे। लेकिन अगर इनको हम वाटर या फिर किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इनका क्या हो जाता है? डिसोशिएशन हो जाता है। इनका डिसोशिएशन हो जाता है और ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और वो आयंस इन सॉल्ट्स को बनाने वाले होते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बोलते हैं। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ये सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हैं। लॉस्ट कर देते हैं और उन सभी आयंस का ये टेस्ट देंगे जिनमें ये डिसोशिएट होते हैं। उन सभी आयंस का ये क्या देंगे? टेस्ट देंगे जिनमें ये क्या होते हैं? डिसोशिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपका पोटास एलम लूं, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो ये K प्लस Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, इन तीनों का क्या देगा? टेस्ट देगा। तो ये है अपना डबल सॉल्ट। इसी सीरीज में मैं आपको बताने जा रही हूं आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में लॉस्ट नहीं करता है। पहला पॉइंट क्या है? ये आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करता है। लॉस्ट नहीं करता है। बनता किससे है वो देखेंगे आप। ये बनेगा एक मेटल एटम या फिर अपन आयन बोल सकते हैं, उसको सराउंड करते हैं नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। यानी कि जो अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कैसे बनेंगे? मेटल एटम और आयन को अगर लिगेंड सराउंड कर ले तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये अपनी सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं? आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करते हैं। इट मींस जब अगर ये डिसोशिएट होंगे तो ये 2 टाइप के आयंस बनाएंगे। एक तो बनाएंगे
एक तो बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा बनाएंगे ये काउंटर आयन। यानी कि जब इनको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो ये दो टाइप के आयन्स बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक काउंटर आयन। यहां देखिए इनमें जो बॉन्ड की नेचर होगी, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनमें बॉन्ड की जो नेचर होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक टाइप का कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम के थ्रू दिए जाते हैं। एक ही एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर बराबर का राइट होगा दोनों एटम्स का। ठीक है, देखिए प्रीवियस में हमने देखा था कि डबल सॉल्ट अपन ने पढ़ा, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या था आपका कि लेटिस कंपाउंड है, क्रिस्टल वाटर में क्रिस्टल वाटर इनमें पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। वाटर या अदर सॉल्वेंट में इनका क्या हो जाता है, जब इनको डिसॉल्व करते हैं तो इनका डिसोशिएशन हो जाता है और अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो जाते हैं। सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, और जो आयंस बनेंगे उनका ये टेस्ट देंगे, और यानी कि जो आयन डिसोशिएशन से बनेंगे उनका ये टेस्ट देंगे। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इनमें जो बॉन्ड की नेचर होगी, इनमें बॉन्ड की नेचर आयोनिक होगी। जो डबल सॉल्ट है उनमें बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, आयोनिक होगी। जबकि मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें बॉन्ड की नेचर होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा, लेकिन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही एटम के थ्रू यहाँ पे डोनेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी एडिशन कंपाउंड जो कि दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक आपका डबल सॉल्ट और एक आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उनकी मैंने जानकारी दी। लेकिन अपना मेन फोकस यहाँ पे रहेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो कि अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अब मैं अपना मेन टॉपिक जो कि है उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे अपनी हेडिंग रहेगी अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकती हूं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या इसकी बेसिक जानकारी है, वो सारी की सारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रही हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने कहा था कि मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन कुछ नेगेटिव आयंस और या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होते हैं, उनको हम लिगेंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो साइन के थ्रू डिनोट करते हैं। याद रखना, जिसकी तरफ एरो का हेड होता है वो तो होता है एक्सेप्टर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जिसकी तरफ एरो की टेल होती है वो होता है कौन, डोनर। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में लिगेंड डोनर होता है और मेटल क्या होता है, एक्सेप्टर। यहां जो अपना एम है वो किसको रेफर कर रहा है, मेटल को रेफर कर रहा है, और जो एल है वो रेफर कर रहा है किसको, लिगेंड को रेफर कर रहा है। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मेटल होता है एक्सेप्टर और लिगेंड होता है डोनर। एरो साइन पे आप ध्यान देंगे, एरो साइन यहाँ पे एक टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो एरो का हेड है वो इंडिकेट करता है एक्सेप्टर को, और जिसकी तरफ एरो की टेल होती है वो डिनोट करता है किसको, डोनर को। अब डोनर किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डोनर है। याद रखना, लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस ने क्या कहा था, लुईस ने ये कहा था कि
जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड के जैसे बिहेव करता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस के जैसे बिहेव करता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू लुईस, ये जो आपका मेटल है वो यहाँ एसिड है और आपका लिगेंड क्या है, यहाँ पे बेस है। ये भी क्लियर हो गया। और आप सबको पता है कि एसिड और बेस के बीच में अगर बॉन्डिंग हो जाती है तो वहां पे एक टाइप की रिएक्शन अकर होती है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, वो अलग टाइप की है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो कि बहुत फास्टली होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। लेकिन यहाँ एक एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। वो बाकी बातें हम आगे पढ़ेंगे, जो मेन फोकस है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैंने कहा मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। आगे यहाँ पे मैं यही समझाने जा रही हूँ कि जो ये मेटल है वो मोस्टली कहाँ से ली जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट से ली जाती है। कहां से ली जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट से ली जाती है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे हम, जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, जिनमें डी ऑर्बिटल क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, उनको ही हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो मेटल होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जो मेटल अपन लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट से ही मेटल क्यों ली गई, एस ब्लॉक से क्यों नहीं ली गई, इसके लिए यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। दूसरा फैक्टर क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी। दूसरा फैक्टर क्या है, यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी होती है इन पे, यानी कि यहाँ पे साइज कम चार्ज ज्यादा वाला फैक्टर चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसलिए लेते हैं क्योंकि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। भाई इनका क्या काम हो गया, जैसे कि यहाँ जो आपका लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह भी होनी चाहिए, और वो जगह होगी कहाँ, वेकेंट डी ऑर्बिटल की। तो मैंने कहा कि मेटल जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहेंगे, जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही यहाँ पे प्रीफर क्यों किया गया, क्योंकि उनकी स्मॉल साइज होती है, उनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, साथ में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। चलिए मेटल के बारे में जानकारी हो गई। अब बात आती है कि लिगेंड यहाँ पे कौन होंगे कौन नहीं होंगे, तो हम लिगेंड के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो मेरा टॉपिक रहेगा अब लिगेंड। मैंने देखो लिगेंड क्या कहा, अभी जनरली मैंने अभी बताया था कि लिगेंड होते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिगेंड क्या है, मैंने कहा डोनर होते हैं। और किसके डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं। ये अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर के ये डोनर होते हैं। मैं अब यहाँ लिगेंड का क्लासिफिकेशन करूंगी, और क्लासिफिकेशन मैं 2 टाइप से करूंगी। पहला टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब ये है कि लिगेंड में कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम लिगेंड्स का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला टाइप है यूनिडेंटेट। पहला टाइप क्या है, यूनिडेंटेट, जिसको मैं मोनोडेंटेट भी बोल सकती हूं। इट मीन्स ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम प्रेजेंट हो, एक ही डोनर एटम क्या हो,
प्रेजेंट हो उसको मैं क्या बोलूंगी, यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट। और इस सीरीज में मैं बहुत सारे लिगेंड जैसे कि आपके सारे हेलोजेंस X माइनस यानी कि हेलाइट्स, और हेलाइट्स कौन कौन से, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये यूनिडेंटेट है। ऐसे ही आपका H2O ये भी यूनिडेंटेट है। ऐसे ही आपका Cn माइनस यूनिडेंटेट है। ऐसे ही आपका है NH3 यूनिडेंटेट है। यानी कि ऐसे सारे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम होगा, यानी कि मेटल के साथ केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो होगा यूनिडेंटेट। उसके बाद में दूसरा डाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड में मैं कौन सा ले सकती हूं, यहां पे आपका डाइडेंटेट लिगेंड वो होगा जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, 2 डोनर एटम प्रेजेंट। अब ये 2 डोनर एटम किस किस में प्रेजेंट हो सकते हैं वो आप देखेंगे। पहला है आपका CH2NH2, CH2NH2। यहां पे जो मेटल के साथ ये 2 नाइट्रोजन एटम के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक तो यहां से और एक यहां से। देखो एग्जांपल देके मैं बताती हूं कि अगर मैं यहां पे 2 बॉन्ड बनाऊं, जनरली मान लीजिए मैंने मेटल ले ली, M से डिनोट किया, तो यहां 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के थ्रू, NH2 CH2 CH2 NH2। इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेगा। यहां पे एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई। इस रिंग स्ट्रक्चर को मैं कीलेट, इस रिंग स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगी, कीलेट रिंग कहूंगी। कीलेट रिंग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बस मैंने यही बताया है कि अगर ऐसे कोई रिंग जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी तो उसको हम कीलेट रिंग कहेंगे। तो डाइडेंटेट लिगेंड किसको कहा, जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। उसमें सबसे पहले कौन सा आया आपका, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, जिसको इन शॉर्ट में EN से डिनोट करती हूं। अगर IUPAC नाम देखें इसका, तो इसका IUPAC होगा इथेन 1,2 डाइअमीन, इसका नाम होगा। इसी में देखिए आगे, तो डाइडेंटेट लिगेंड में आपका आ जाएगा C2O4 2-B, डाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी 2 बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से इसको मैं OX से डिनोट कर सकती हूं और इसको ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो आयन बोलते हैं। इसी तरीके से ग्लाइसिनेटो आता है आपका, जिसका फॉर्मूला है NH2CH2COO-। यहां ये एक बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के थ्रू और दूसरा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के थ्रू। इस तरीके से ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट है उसको हम डाइडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। और ट्राइडेंटेट लिगेंड में हम एग्जाम्पल लेते हैं डाइएन का। डाइएन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आपने EN देखा था, CH2 CH2 NH2 और इस साइड में भी NH2। इसी से हम करेक्शन करके डाई-EN बनाएंगे। यहाँ आपको देखना है कि इसके एक H का रिप्लेसमेंट मैं आगे कर देती हूँ वापस से CH2 CH2 NH2 से। तो यहाँ देखो इथाइलिन, इथाइलिन की 2 यूनिट्स आ गई, इसका नाम है डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ट्राइअमीन इसका नाम है। यहां ये देखो, यहां पे 3 नाइट्रोजन एटम है, इसके साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी में आगे टेट्राडेंटेट भी मैं बना सकती हूँ। इसमें देखिए, इसी से टेट्राडेंटेट यानी कि जिसमें 4 डोनर एटम होंगे। यहां तो ट्राइडेंटेट में आप समझ गए होंगे 3 डोनर एटम है, और टेट्राडेंटेट में 4 डोनर एटम चलेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा
NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। यहाँ पे एक नाइट्रोजन बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ये और एक ये। इस तरीके से ये 4 बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। इसी में आगे मैं चलती हूँ हेक्साडेंटेट, यानी कि पॉलीडेंटेट की उसमें आ जाता है, हेक्साडेंटेट है हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना EDTA, EDTA 4-। ये कितने बॉन्ड क्रिएट करेगा? 6 बॉन्ड क्रिएट करेगा। इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज आपको दिख रहा है, चार्ज इसके ऊपर -4 है। वैसे ये एक टाइप से फ्लेक्सिबल लिगेंड होता है, ये -3 में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक साथ कितने बॉन्ड क्रिएट कर रहा है? 6 बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, CH2 CH2N, ये भी इथाइलिन डाइएमीन का ही डेरिवेटिव है, CH2 COO- CH2 COO-। यहाँ पे भी अपने को CH2 COO-, CH2 COO-। यहाँ ये 6 बॉन्ड कहाँ से क्रिएट करेगा? 2 तो नाइट्रोजन एटम की हेल्प से और 4 आपके ऑक्सीजन एटम की हेल्प से ये 6 बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ये मैंने आपको डेंटिसिटी के बेसिस पर क्या बताए? लिगेंड्स के टाइप बताए, जिसमें यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट मैंने आपको बताए। तो यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट के बाद में जो मैंने आपको ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट बताए, ये सारे के सारे किसमें ले सकती हूं मैं? पॉलीडेंटेट में ले सकती हूं। तो आप टाइप्स बता सकते हो, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और आपका पॉलीडेंटेट। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको किसके बेसिस पर? ये मैंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। इसके बाद में जो मैं क्लासिफिकेशन करूंगी दूसरा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर लिगेंड्स के टाइप मैं आपको बताती हूं। ठीक है, तो पहला टाइप यहां पे मैं बताऊंगी आपको नेगेटिव लिगेंड्स का। नेगेटिव लिगेंड्स का यहां पे मैं आपको टाइप बता रही हूं। नेगेटिव लिगेंड्स देखिए, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। यहां पे कौन सी आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज इसमें आएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर पाया जाएगा वो सारी की सारी स्पीसीज नेगेटिव लिगेंड्स में आ जाएगी। जैसे कि आपके सारे हैलाइड्स इसमें आ जाएंगे, उसके बाद में आपका Cn-, आपका SH-, आपका H-, आपका SCN-, NCS-, उसके बाद में अब ये Cn- साइनो है, SH- क्या है? मर्केप्टो है, H- क्या है? हाइड्राइडो है, और ये SCN- क्या है? आपका S अगर डोनर एटम है तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, और अगर N डोनर है तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो लिगेंड्स की क्लास हम जनरली एक पूरी अलग से रख लेंगे, जिसमें मैं आपको सारे लिगेंड्स का नाम और उनके ऊपर कितना चार्ज पाया जाता है वो सारा बता दूंगी। अभी अपन जनरली लिगेंड पढ़ रहे हैं कि भाई मान लो एग्जाम में टॉपिक आ गया, व्हाट इज द लिगेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो आपको वहां पे इन शॉर्ट बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इतना ही लिखना है। तो इसमें मैं आगे लिख देती हूँ एटसेट्रा, कि भाई ये आपके लिगेंड्स के टाइप हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। उसके बाद में आपको दूसरा लेना होगा यहाँ पे कौन से? न्यूट्रल लिगेंड्स।
न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होंगे भाई? न्यूट्रल लिगेंड्स वो लिगेंड्स होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज उन पे नहीं होगा, यानी कि वो न्यूट्रल होंगे, चार्ज उन पे नहीं पाया जाएगा। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में, लेकिन अब चार्ज नहीं है तो डोनेट करने के लिए एटलीस्ट उनके पास एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तो मैं क्या कहूंगी कि लिगेंड्स which containing at least one lone pair, one lone pair of electron, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कम से कम डोनेट करने के लिए एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। और उसमें हम ले सकते हैं, देखो आपका H2O जिसके ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, आपका NH3 जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पाया जाता है, इसी में आपका EN, इसी में आपका आ जाएगा कौन? आपका पिरिडीन। पिरिडीन की स्ट्रक्चर होती है C5H5N। इसी में आपका आ जाएगा फोस्फीन, इसी में आ जाएगा आपका ट्राइफेनिल फोस्फीन, इसी में आपका आ जाएगा डाइपिरिडिल, तो इसी में आपका आ जाएगा CO, इसी में आ जाएगा NO। ये सारे के सारे आपके कौन से लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होंगे? लोन पेयर होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो मैंने थर्ड इसमें आएगा आपका पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड्स। अब पॉजिटिव लिगेंड्स कौन से होंगे? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई आप ये सोचेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो फिर कैसे डोनेट करेगा? तो उसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन जो एटम होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लिगेंड्स कौन से होंगे? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स। और पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स में लास्ट में जो साउंड आएगा वो EM साउंड आएगा। देखिए पीछे एक बार देखिए आप, जो अपने नेगेटिव लिगेंड्स है ना उनमें साउंड O आएगा, लास्ट में O साउंड आएगा। वो चीज़ आप देखिए, जैसे कि मैं इसको बोलूँगी फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, ये साइनो, SH माइनस है तो उसको मर्केप्टो, हाइड्रिडो, ये थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, यानी कि जो नेगेटिव लिगेंड्स है उनके नाम में जो साउंड क्रिएट होगा वो लास्ट में O आएगा, ठीक है। और आपका जो पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे उनमें जो साउंड आएगा वो EM साउंड आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे NH2NH3 प्लस, तो ये बना है हाइड्रोजीन से और इसका नाम होता है हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम। तो साउंड कौन सा आ गया? EM साउंड आ गया। ऐसे ही अगर मैं NO प्लस लूं जो कि नाइट्रोसिल से बना है तो इसका नाम है नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम। इसी तरीके से अगर मैं लेती हूं NO2 प्लस तो इसका नाम है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। यानी कि जो पॉजिटिव लिगेंड्स है इनके ऊपर जो साउंड, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका जो साउंड आएगा वो EM साउंड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको लिगेंड्स के टाइप बताए। कौन कौन से बताए? मैंने आपको लिगेंड्स के टाइप बताए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब देखिए कुछ और भी लिगेंड्स हैं, जैसे कि आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। इनको मैं शामिल कर सकती हूँ डेंसिटी वाले में, लेकिन आप अलग से पढ़िए। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं। कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम होते हैं। लेकिन ये एक टाइम पर, वन टाइम पे ये 1 लिगेंड के साथ ही, मतलब 1 डोनर एटम को ही यूज करेंगे,
वन डोनर एटम को ही क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी कि एक ही डोनर एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर पाएंगे। वापस से सुन लीजिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनमें टू डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही एटम के थ्रू ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि आपका है NO2 लिगेंड, NO2 माइनस है, अगर मैं इसको NO2 माइनस की फॉर्म में लिखती हूं तो यहां नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। कौन डोनर एटम होगा? नाइट्रोजन यहां पे डोनर एटम होगा, और मैं इसको बोलूंगी नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो एन बोलूंगी। नाइट्रिटो एन में इसको कब नाम दूंगी? जब ये नाइट्रोजन डोनर एटम का यूज करेगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं ONO माइनस, अभी भी है तो ये NO2 ही, लेकिन यहां अब डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन डोनर एटम है। डोनर एटम कौन है यहां पे? ऑक्सीजन डोनर एटम है, यानी कि अब ये नाइट्रोजन का यूज नहीं कर रहा है बॉन्डिंग करने के लिए, अब ये बॉन्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन एटम का यूज कर रहा है। और जब ये ऑक्सीजन एटम का यूज करेगा तो इसका नाम होगा नाइट्रिटो ओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिटो ओ। तो ये अपना एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और इसमें ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब ये अपने एक स्पेसिफिक एटम का यूज करके बॉन्डिंग करता है तो फिर ये क्या कहलाएगा? अपना एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। इसी में देखो आपका है HCN माइनस, अगर ये सल्फर एटम के थ्रू, किसके थ्रू? सल्फर एटम के थ्रू बॉन्डिंग करता है, सल्फर एटम के थ्रू क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, तब तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस। क्या नाम होगा इसका? थायोसाइनेटो एस इसका नाम होगा। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन एटम के थ्रू बॉन्डिंग करता है तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो एन। इस थायोसाइनेटो एस को मैं केवल थायोसाइनेटो भी लिख सकती हूं, इसको मैं केवल क्या लिख सकती हूं? थायोसाइनेटो भी लिख सकती हूं। और इस थायोसाइनेटो एन को मैं केवल आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकती हूं, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो मैं इसको लिख सकती हूं। तो ये भी अपना क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसी तरीके से आपका CN माइनस, CN माइनस अगर कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग करता है, कार्बन एटम के थ्रू बॉन्डिंग करेगा तो इसको मैं बोलूंगी साइनो। और अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा, यानी कि अब डोनर एटम अगर इसमें नाइट्रोजन हो जाता है तो मैं इसको बोलूंगी आइसोसाइनो, इसको मैं क्या बोल दूंगी? आइसोसाइनो। तो ऐसे लिगेंड्स को मैं बोलती हूं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, इसी में आगे आता है आपका कीलेट लिगेंड, कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं वो सुनिए आप। ऐसे लिगेंड जो मेटल एटम के साथ एक से ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं और वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करके एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? दोज लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच कंटेनिंग which containing two or more than two donor atoms and form bond with metal atom, two or more,
यानी कि मेटल के साथ वो 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको मैं क्या कहूंगी? कीलेट रिंग कहूंगी। याद रखना बच्चों, कीलेट रिंग जहां फॉर्मेशन हो जाता है, कीलेट रिंग का जहां फॉर्मेशन हो जाता है, उस प्रोसेस को मैं कह देती हूं कीलेशन। उस प्रोसेस को मैं क्या कह दूंगी? कीलेशन कह दूंगी। और कीलेशन के कारण उस कॉम्प्लेक्स का वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से, तो उसको मैं नाम दूंगी कीलेशन इफेक्ट। कीलेशन इफेक्ट मैं उसको नाम दूंगी। वापस से सुनिए, कीलेट लिगेंड किसको कहेंगे? ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे और वो मेटल के साथ एक ही समय में 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको मैं बोलूंगी कीलेट रिंग। कीलेट रिंग के फॉर्मेशन को मैं बोलूंगी कीलेशन। और कीलेशन के कारण जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसको मैं कहूंगी कीलेशन इफेक्ट या कीलेट इफेक्ट, जनरली इसको अपन बोल सकते हैं। जनरली क्या बोलेंगे? कीलेट इफेक्ट। तो याद रखिएगा कि जो कीलेट लिगेंड है वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज द कीलेशन एंड व्हाट इज द कीलेट इफेक्ट। तो आपका आंसर होगा कीलेट रिंग के फॉर्मेशन को हम कीलेशन कहते हैं, और कीलेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड्स के, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनसे ज्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं कीलेट इफेक्ट। अब ये समझना जरूरी है कि स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो जाती है, वो आप देखिए भाई। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा लिगेंड चूज किया जो कि मेटल के साथ एक ही समय में 1 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा। तो देखो, मैं सबसे पहले अपने इथाइलिन डाई एमीन को चूज करती हूं। आपने देखा कि यहां पे मेटल के साथ इस लिगेंड ने एक ही समय में 2 बॉन्ड बनाए हैं, और 2 बॉन्ड बनाने के कारण यहां पे एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई है, और इस रिंग स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगी? कीलेट रिंग नाम दूंगी। याद रखना बच्चों, वो कीलेट रिंग जिसमें 5 या फिर 6 मेंबर हो, वो कीलेट रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिए कि ऐसी कीलेट रिंग जिनमें जो मेंबर होंगे वो 5 या 5 से ज्यादा हो, वो कीलेट रिंग स्टेबल होती हैं। तो यहां आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अपनी जो कीलेट रिंग बनी है वो 5 मेंबर्ड बनी है। इट मींस ये कीलेट रिंग कैसी है? स्टेबल है। याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कीलेट रिंग ज्यादा से ज्यादा हो, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि मैं कह सकती हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज डिपेंड ऑन द कीलेट रिंग, नंबर ऑफ कीलेट रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एक ही कीलेट रिंग बन रही है, और इस कीलेट रिंग के फॉर्मेशन को मैं क्या कह दूंगी? कीलेशन। और कीलेट रिंग बनने के कारण इस कॉम्प्लेक्स की क्या बन रही है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको मैं कह दूंगी कीलेट इफेक्ट। अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है वो देखो। मैंने यहाँ पे एक तो आपका लिगेंड लिया है इथाइलिन डाइअमीन, जो कि मेटल के साथ एक ही समय में 2 बॉन्ड बना रहा है, और एक मैंने लिया है आपका H2O। एक मैंने आपका क्या लिया है? H2O। ये लिखना सही रहेगा। अगर मैं ऐसे लिख रही हूं H2O, तो ये लिखना थोड़ा मेरा गलत हो जाएगा। हालांकि कोई ध्यान ना दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि डोनर एटम मेटल की साइड में होना चाहिए। मेटल की ओर कौन होना चाहिए? डोनर एटम। और H2O में डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। तो ये अपना नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, और ये अपना कीलेट कॉम्प्लेक्स है। यहां देखिए, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि मेटल एटम और लिगेंड के बीच में केवल एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, जबकि कीलेट रिंग में आपने देखा कि मेटल के साथ लिगेंड है वो एक साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। अगर बाय द वे मैं यहाँ पे इस एक बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, तो मेटल और लिगेंड का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अपना कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। तो इस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो लेस अमाउंट में होगी, लेकिन यहाँ मेरे को 2 बॉन्ड तोड़ने हैं,
जिससे कि मेटल और लिगेंड का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाए, उसके लिए मेरे को दो बॉन्ड एक साथ तोड़ने हैं, और दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है किससे? नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से। तो याद रखना, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है अपना कीलेट कॉम्प्लेक्स। और ये और बताया है मैंने कि कीलेट कॉम्प्लेक्स में कीलेट रिंग जितनी ज़्यादा होती है वो कीलेट कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। और याद रखेंगे आप कि 5 और 6 मेंबर्ड कीलेट रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। अब देखो, मैंने एक ईडीटीए लिगेंड भी लिया था अपना, कौन सा? ईडीटीए। ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें 5 कीलेट रिंग्स बनती हैं, और ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे बड़े आयंस हैं उनके साथ भी क्या कर लेता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देखिए, इसका कॉम्प्लेक्स मैं बना के बताती हूँ आपको। ये मान लो कि मेटल है, और इस मेटल के साथ अपना कौन सा लिगेंड जुड़ेगा? अपना ईडीटीए लिगेंड जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार स्क्वायर अपन बना लेते हैं। हालांकि ये अपनी स्ट्रक्चर इजी वे में बन जाए इसके लिए स्क्वायर बना लिया, या आप डॉट डॉट लाइन से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे अपन CH2COO, और एक और बन जाएगा यहाँ पे CH2COO। इसी तरीके से एक रिंग यहाँ बनेगी CH2COO, और एक बनेगा यहाँ से CH2COO। ये स्ट्रक्चर बन जाती है अपनी किसकी? ये ईडीटीए बनाता है किसके साथ? मान लो कि मैं यहाँ मेटल मैग्नीशियम ले लेती हूँ, तो Mg2+ होता है आपके, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना MgEDTA। MgEDTA, आपको पता है कि EDTA पे चार्ज होता है 4- और मैग्नीशियम पे होता है 2+, तो यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा? आपका 2- चार्ज इसके ऊपर बच जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कीलेट रिंग कितनी बनी, तो मैं आपको रिंग काउंट करवाती हूँ। एक तो रिंग ये बन रही है यहाँ से लेकर के ये, एक रिंग बन रही है अपनी ये दूसरी, एक रिंग देखो आप यहाँ से देखेंगे तो एक रिंग ये बन रही है 3, एक रिंग बन रही है आपकी ये वाली तो 4, और एक रिंग बन गई आपकी कौन सी? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 रिंग। तो जब ईडीटीए ने मैग्नीशियम के साथ क्या किया? बॉन्डिंग की, तो कितनी कीलेट रिंग बनी? 5 कीलेट रिंग बनी, जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको कौन सा लिगेंड बताया? कीलेट लिगेंड बताया। कुछ लिगेंड होते हैं आपके ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड जो कि ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ कि ब्रिज लिगेंड, जैसे कि मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया CH3Al फिर मैंने यहाँ पे ले लिया Cl, और यहाँ पे ये आपका AlCH3CH3। जनरली एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि ब्रिज लिगेंड होता क्या है। तो देखो, ये जो Cl है वो दो मेटल्स को क्या कर रहा है? कांटेक्ट में ला रहा है। दो मेटल्स के बीच में ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसे लिगेंड को मैं क्या कह सकती हूँ? ब्रिज लिगेंड कह सकती हूँ। तो यहाँ पे अपन ब्रिज कंपाउंड वगैरह आगे पढ़ेंगे। ये जनरली मैंने बताया है कि ब्रिज लिगेंड क्या होता है, तो वो लिगेंड जो कि दो मेटल्स को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, यानी कि दो मेटल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? ब्रिज लिगेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया कि मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड के टाइप्स किस किस बेसिस पे हो सकते हैं, वो मैंने आपको इसमें बताया। अब मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्टिंग के पेज पे मैंने फॉर्म भी किया था, और वो था आपका K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6। ठीक है, अब
इसमें मैं जनरली जानकारी आपको दे देती हूँ कि कौन यहाँ मेटल है, कौन यहाँ लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, काउंटर आयन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने यहाँ पे चलेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होगा, उस बड़े ब्रैकेट वाली स्पीसीज को मैं बोलूँगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैं बोलूंगी। तो ध्यान देंगे आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं? जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उन सबको मिलाकर के हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह देंगे। फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी मिलेगा उसको हम कहेंगे काउंटर आयन। क्या कहेंगे? काउंटर आयन कहेंगे। ठीक है, काउंटर आयन हो गया, ये भी हो। अब एक चीज याद रखेंगे आप कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले आएगा वो अपनी कौन होगी? मेटल होगी। तो ये अपनी मेटल होगी। क्या कहा? बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? अपनी मेटल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में मेटल से जुड़ी हुई स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, जितने भी लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि कितने लिगेंड मिलकर के मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, वो मेटल की कहलाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो आयरन अपनी मेटल है उसके साथ 6 साइनो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आयरन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो गई? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो गई है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप क्या कहेंगे कि लिगेंड मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो मेटल की क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज रहेगी वो किसको बनाएगी? आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। उसके बाद में बड़े ब्रैकेट में सबसे लेफ्ट में जो आएगा वो अपना क्या होगा? मेटल होगा। मेटल के साथ जितनी भी स्पीसीज जुड़ी रहेंगी वो लिगेंड होगी, और लिगेंड्स के जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, यानी कि लिगेंड जो कि मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो उसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी आपको मिलेगी स्पीसीज वो काउंटर आयन होगी। देखो, मैं एक दूसरा टाइप भी ले रही हूँ कॉम्प्लेक्स का। यहां मैंने लिया है CONS3 होल 6 Cl3। अब आपने एक चीज देखी कि पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने काउंटर आयन लेफ्ट साइड में रखा था, अब मैंने काउंटर आयन राइट साइड में तो वही बात है, आपको ध्यान देना है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होगी वो काउंटर आयन में काउंट होगी। जैसे कि मान लो यहाँ अपनी मेटल है कोबाल्ट, थोड़ा छोटा करना है इसको, कोबाल्ट है ये CONS3 होल 6। कोबाल्ट में ऑक्सीजन थोड़ा छोटा लगाना, क्योंकि अगर अपन बराबर का लगा देंगे तो वो तो कार्बोनिल बन जाएगा, तो O कार्बन से छोटा होना चाहिए। ये कोबाल्ट है। यहाँ पे आपकी ये कोबाल्ट है, ये तो हो गई मेटल। NS3 हो गए आपके लिगेंड। 6 यहाँ पे हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। Cl3 यहाँ पे हो गए आपके काउंटर आयन, और बड़े ब्रैकेट के जो अंदर की स्पीसीज है वो हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गई। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने अभी लिखा था K4FeCN होल 6। आप याद रखेंगे जो स्पीसीज लेफ्ट में होगी, जो स्पीसीज लेफ्ट में होगी वो आपका कैटायन होगा, और जो राइट में होगी वो आपका एनायन होगा। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये K4 आपके लेफ्ट में आ रहा है, तो ये तो जाएगा किसमें?
कैटाइन में जाएगा, और लेफ्ट में बड़ा ब्रैकेट आ रहा है तो ये जाएगा आपका एनाइन में। ठीक है, अब इसी में मैं दूसरा एग्जांपल जो मैंने दूसरा लिया था CONS3 होल 6 3+ को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि आयन नहीं बनाना, ये ले लिया Cl3, मैंने ले लिया CONS3 होल 6 Cl3। अब यहाँ पे लेफ्ट में कौन आ रहा है, लेफ्ट में आपका बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, इट मीन्स ये आपका पूरा बड़ा ब्रैकेट आ गया, वो है आपका कैटाइन, और ये Cl है यहाँ पे एनाइन। याद रखना, अगर कैटाइन और एनाइन साथ साथ आ रहे हैं तो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। जितने कैटाइन होंगे उतने ही एनाइन होंगे। जैसे कि अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करूं तो यहां बनेगा आपका 4K+। अब आपके पॉजिटिव कितने आए, 4 पॉजिटिव हैं, तो जो आपका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पूरा ब्रैकेट है तो नेगेटिव आयन भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। यानी कि नेगेटिव आयन पर जो चार्ज आएगा वो भी कितना आएगा, 4- ही आएगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मैंने क्या कहा था, मेरे सेंटेंस पे ध्यान दो कि अगर कैटाइन और एनाइन साथ साथ आ रहे हैं तो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल होगा, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव और 4 ही नेगेटिव आयंस बन गए। इसी तरीके से अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करती हूं तो इसका आयोनाइजेशन कैसे होगा, यहां कैटाइन की फॉर्म में आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स, कैटाइन की फॉर्म में कौन आ रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज होगा 3 पॉजिटिव और प्लस 3Cl नेगेटिव। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे लगाया, भाई मुझे तो पता है कि कैसे आ रहा है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए कि ये 3 पॉजिटिव आया कैसे। तो बेटा आप देखिए कि बड़े ब्रैकेट के बाहर Cl कितने हैं, 3 हैं, Cl कितने हैं, 3 हैं, एक Cl पर -1 नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो 3Cl पर कितना आएगा, -3 नेगेटिव चार्ज। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटाइन और एनाइन दोनों चीजें आ रही है, इसका मतलब अपना कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इट मींस अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितने आ रहे हैं, Cl 3 Cl आ रहे हैं, 3 Cl पर 3 नेगेटिव चार्ज होंगे, तो अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर भी कितने चार्ज होंगे, क्योंकि देखो ये जो आयन बन रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन है भाई। बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीसीज आ रही है वो मिलकर के अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही है, लेकिन अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, देखो यहाँ अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है न्यूट्रल, कौन सी फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों आ रहा है। मैंने जब इसका आयोनाइजेशन कर दिया, मैंने इसका जब आयोनाइजेशन किया तो कॉम्प्लेक्स आयन मिला अपने को, क्या मिला, ये कॉम्प्लेक्स आयन मिला है। यानी कि यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस फॉर्म में आ रहा है, आयन की फॉर्म में आ रहा है, और वो भी कैसा, नेगेटिव आयन की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाले का जब क्या किया, आयोनाइजेशन किया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा होगा, बड़े ब्रैकेट वाला होगा। ये अपना कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, ये भी क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स आयन है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैसा चार्ज पाया जा रहा है, पॉजिटिव। यानी कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी भी बता दिया आपको मैंने ये बता दिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे कैसे फॉर्म में आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेगेटिव फॉर्म में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका पॉजिटिव फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तब उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस आ रहे हैं तो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने के लिए क्या होता है कि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके टाइप्स बताए। अब देखिए, याद रखेंगे कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया AgCN होल ट्वाइस माइनस। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा मेटल है,
कौन सा इसमें लिगेंड है, कौन सा अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो न्यूट्रल फॉर्म में है या फिर आयन की फॉर्म में है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको बड़े ब्रैकेट के साथ साथ कोई आयन, काउंटर आयन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इट मीन्स अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे आयन की फॉर्म में है, और आयन भी कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। आयन भी कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ बताएंगे तो ये तो आपकी मेटल है, और कौन सी मेटल है ये, सिल्वर। कौन सी मेटल है, सिल्वर। सिल्वर को देखो, अगर याद रखना अपना कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो आप Ag को सिल्वर लिख सकते हो, नहीं तो आपको देखना होगा नेगेटिव न्यूट्रल है तो सिल्वर लिख सकते हो, पॉजिटिव है तो सिल्वर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, नेगेटिव है, तो आपको इसको लैटिन नाम से पुकारना होगा, और लैटिन में आप सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। लेकिन याद रखना अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो आप इसको लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट आप इसको लिखेंगे। ये एक बेसिक जानकारी है, ये सारी चीज़ें जब अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये बात याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर ली कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल में आपको ऐड करना होगा 8। जैसे कि मान लो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और वो नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको क्या बना देंगे, कोबाल्टेट। अगर आपके आयरन का कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको क्या बना देंगे आप, फेरेट। ऐसे ही जैसे कि मान लो आपके क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव है, चार्ज आ रहा है, तो उसको आप बोलेंगे क्रोमेट। एल्यूमिनियम का है तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट। जिंक का है तो क्या बोल देंगे, जिंकेट। कॉपर का है तो क्या बोल देंगे, क्यूप्रेट। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मान लो निकल का है तो क्या बोल देंगे, निकलेट। यानी कि आपको जोड़ना होगा 8, लेकिन कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है। अब थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ और शेयर कर लेती हूँ आपसे कि जैसे कि मान लो मुझे इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। जनरली बात है, क्योंकि अगर रूल्स के थ्रू चलेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका नाम अपन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखो, इसके आगे पीछे मैंने कुछ नहीं लगा रखा, ना इधर आगे लिख रखा ना इधर लिख रखा। मैंने आपको अभी बताया कि जो पहले स्पीसीज आएगी वो कैटाइन होगी, बाद में जो आएगी वो एनायन होगी। यहाँ पे केवल एक बड़ा ब्रैकेट दे रखा है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। इट मीन्स अपना कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में है और वो भी नेगेटिव है। और अभी मैंने क्या कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो उसकी मेटल के लास्ट में अपने को क्या जोड़ना होता है, 8 जोड़ना होता है। तो देखो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगी। सबसे पहले नाम लिखते समय आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। क्या लिखना है, इसकी बात कर रही हूँ। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में, अगर आप केवल बड़ा ब्रैकेट आपको दिया गया है, आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स का नाम आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही टाइप के लिगेंड मिल रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, 2 के लिए आप वर्ड यूज करेंगे डाई। अब देखो मैंने सबसे पहले स्मॉल लेटर लिखा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम अपन लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से ही अपन स्टार्ट करते हैं और बिना कोई गैप दिए। जब तक मेटल का नाम नहीं लिखते तब तक कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो देखो डाई, अब मैंने बताया था कि CN को साइनो बोलते हैं। CN को क्या बोलते हैं, साइनो। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, डाई साइनो। ठीक है भाई, लिगेंड का काम हो गया। 2 साइनो थे, डाई साइनो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपकी सिल्वर इसको बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो सिल्वर को मैं क्या लिखूंगी, अर्जेंटेट। इसके लैटिन नाम से इसका नाम बनाऊंगी मैं और साथ में 8 लास्ट में जोड़ूंगी तो इसका नाम हो गया अर्जेंटेट। तो इसका नाम क्या हुआ, डाईसाइनो अर्जेंटेट। फिर उसके बाद में मैं स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, स्मॉल ब्रैकेट। और देखो आपने देखा स्मॉल ब्रैकेट में मेरे को लिखना होगा इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर।
इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर तो अपने को आता ही नहीं है निकालना, तो आप रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। लेकिन एक बार अपन इसका स्केलेटन बना लेते हैं कि कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब सुनो, यहाँ तक का काम हो गया। अब अपना जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आयन की फॉर्म में है, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा आयन। ये मैंने इसका नाम लिख दिया, लेकिन अभी भी अपना स्मॉल ब्रैकेट खाली है, तो स्मॉल ब्रैकेट को भरने के लिए अपने को निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो कैसे निकालते हैं? जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप x मान लीजिए। तो मुझे निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने मेटल को मान लिया x। अपनी मेटल यहाँ पे कौन है? Ag, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। प्लस अपने जो लिगेंड्स है उनके चार्ज को अपन लिखेंगे। एक CN पर -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? -1। तो CN अपने यहाँ पे कितने आ रहे? 2, तो -2 चार्ज यहाँ पे हो गया, ये -2 इक्वल्स टू, अगर आपके बड़े ब्रैकेट पर कोई चार्ज है, कितना चार्ज है वो इक्वल्स टू में लिख देते हैं। तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट पर -1 चार्ज है, तो इक्वल्स टू करके मैंने क्या लिख दिया? -1। ये अपना फॉर्मूला क्या बना? x - 2 इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे? +1। इसका मतलब अपनी जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +1। और जनरली आपको याद ही रखना है कि जो सिल्वर है वो +1 में ही पाई जाती है, इसके अलावा इसकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती है। आप बिना सोचे समझे +1 लगा सकते हैं। जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोबाल्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वो +3 में होगा। क्रोमियम ऑक्टाहेड्रल बना रहा है तो वो +3 में होगा। प्लेटिनम अगर कैसा बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल बना रहा है तो +4 में होगा। टेट्राहेड्रल बना रहा है तो +2 में होगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? ये +1। तो अब मैं बड़े ब्रैकेट में रोमन नंबर में अपने को लिखना होगा, याद रखना है, रोमन नंबर में अपने को लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसका नाम कैसे लिखा जाता है, हालांकि नॉमेनक्लेचर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार अपन फिर से क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बताया कि ये अपने टॉपिक में 5 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वही अपना क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि कोऑर्डिनेशन, देखो एक तो डबल सॉल्ट था, जो आपके एडिशन कंपाउंड है उसको 2 टाइप में मैंने डिवाइड किया था, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। डबल सॉल्ट कौन से होते हैं? जो कि मतलब आपके सिंपल और स्टेबल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हैं, यानी कि जिन आयन से उनका फॉर्मेशन होता है उन सभी आयंस का वो सॉल्यूशन में क्या दे देते हैं? टेस्ट दे देते हैं। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं कि जब अपन उनको क्या करते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन में वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने K4FeCN होल 6 लिया, तो ये जब इसको मैं डिसॉल्व करूंगी किसी सॉल्वेंट में, तो ये पोटेशियम आयन और आपका FeCN होल 6 4- बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम आयन और क्या बनाएगा? जैसे कि K4FeCN होल 6 है, इसको मैं अगर डिसॉल्व करूंगी तो ये क्या बनाएगा? आपका पोटेशियम आयन और आपका FeCN होल 6 4- बनाएगा। ये पोटेशियम आयन और FeCN होल 6 4- का टेस्ट देगा। ये आयरन का और साइनो का अलग अलग टेस्ट नहीं देगा, यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करते। उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको कि मेटल और लिगेंड क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। मेटल कहाँ से लेते हैं अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट से लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट से क्यों लेते हैं?
क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की साइज स्मॉल होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया लिगेंड। लिगेंड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है, इनको अपन लुईस बेस कहते हैं। लिगेंड को हमने क्लासिफाइड किया 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ये मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट के बाद में जितनी भी कैटेगरी आएगी उनको हम पॉलीडेंटेट में रख सकते हैं। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि आपके हेक्साडेंटेट हो ही गया। उसके बाद में मैंने बताया कि चार्ज के बेसिस पर लिगेंड नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एक ही डोनर एटम का यूज करते हैं, एक समय में एक ही डोनर एटम के थ्रू वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं। जिसमें कौन कौन से लिगेंड आ गए थे आपका साइनो आ गया था, आपका थायोसाइनेटो आ गया था, आपका नाइट्रो लिगेंड आ गया था। तो नाइट्रो में तो वो एन से डोनर एटम होगा, साइनो में कार्बन के थ्रू होगा और थायोसाइनेटो में एस के थ्रू होगा। लेकिन इसका उल्टा लिखेंगे, CN को अगर अपन NC से लिखेंगे तो डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाएगा। SCN को अगर मैं NCS लिखूंगी तो डोनर एटम आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। और अगर NO2 को मैं ONO लिखूंगी तो डोनर एटम आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया था, ये तो हो ही गया, कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम जिनमें होते हैं और वो मेटल के साथ 2 या 2 से ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं तो एक रिंग फॉर्मेशन होता है। उस रिंग को हम क्या कहेंगे? कीलेट रिंग कहेंगे। कीलेट रिंग बनने को हम कीलेशन कहेंगे और कीलेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसको हम कहेंगे कीलेट इफेक्ट। उसके बाद में देखिए हमने पढ़ा ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जो 2 मेटल्स के बीच में ब्रिज के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। 2 मेटल्स के बीच में ब्रिज की फॉर्म में जो प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? ब्रिज लिगेंड कहेंगे। उसके बाद में है कि मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि जैसे कि मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लेफ्ट साइड में आते हैं उनको कैटाइन कहते हैं, जो राइट साइड में आते हैं उनको एनाइन कहते हैं। बड़े ब्रैकेट के जो अंदर होता है उनको मैंने क्या कहा था? बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीसीज होती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जितनी भी स्पीसीज होंगी उनको हम कहेंगे काउंटर आयन, ठीक है। मेटल के साथ जितने लिगेंड बॉन्डिंग करेंगे वो मेटल की क्या क्रिएट करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें हमने बताई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो न्यूट्रल हो सकता है, वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में भी हो सकता है। देखो अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है और पॉजिटिव है तो मेटल के नाम में हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव फॉर्म में है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आपको मेटल के नाम में 8 जोड़ना होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ इसमें बताया है कि जैसे कि आपकी मेटल अगर कोबाल्ट है तो उसको कोबाल्टेट कहेंगे, अगर आपकी मेटल आयरन है तो उसको फेरेट कहेंगे, अगर आपकी मेटल क्रोमियम है तो उसको क्रोमेट कह देंगे, अगर आपकी मेटल एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट कह देंगे, जिंक है तो जिंकेट कह देंगे और कॉपर है तो क्यूप्रेट कह देंगे। तो आज और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा ये आपको नोमेनक्लेचर सा बताया और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसका थोड़ा सा आपसे ये मैंने शेयर किया है कि इस तरीके से निकालते हैं, तो वो अपन देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।